हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल माई ई गुरु पर। मैं प्रवीण पांडे आपका स्वागत करता हूं आपकी जीएस की क्लास में। तो जैसा कि अभी एक दो दिन कुछ क्लास डिस्टर्ब रही थी, चल नहीं पाई थी, तो ठीक है, तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूं। तो जैसा कि टॉपिक हमारा चल रहा था, आपके राज्य विधानमंडल के बारे में मैं चर्चा कर रहा था। उसी राज्य विधानमंडल को आज अंतिम आपका प्रदान किया जाएगा। अंतिम क्षण उसमें जो है, या अंतिम जो सीरीज है आपका, लास्ट जो मैटर है उसको मैं आपके सामने लेकर के आऊंगा। ठीक है, तो उस अंतिम मैटर को आपके सामने लाने से पहले, ठीक है, मैं आपको कुछ पीछे का रिवीजन कराना चाहता हूं। रिवीजन कराने के बाद में जो आज का आगे का टॉपिक है उस पर जो है मैं आज आपकी चर्चा करूंगा। ठीक है, तो कुछ टाइम से क्लास नहीं चली थी, लेकिन अब आपकी क्लास रिशेड्यूल हो चुकी है और ऑन टाइम मैं आपको जो है यहाँ पर मिलूंगा, समय पर मैं आपसे मुलाकात होती रहेगी। तो आप लोग अपनी तैयारी को बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ में शुरू रखिए और एकदम नए जोश के साथ में आप तैयारी अपनी बनाए रखिए, क्योंकि मैंने बताया कि अभी एग्जाम आपके जो है कई सारे एक साथ आने वाले हैं और कई चीज़ों का फॉर्म आपके सामने आ चुका है। ठीक है, तो जैसा कि लोअर का एग्जाम निकला था, अभी उसका रिजल्ट निकल चुका है। इसके साथ साथ में सीपीओ एसआई जो आपका है एग्जाम होता है एसएससी के थ्रू, उसका भी फॉर्म आपका आ चुका है। और इसी के साथ साथ में ग्राम पंचायतों के विभाग का फॉर्म भी अब आपके सामने आ चुका है। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल तैयारी उसके साथ जोश के साथ आप लोग करते रहिएगा। ठीक है, जल्द ही आपको एक लेटेस्ट न्यूज़ और भी मिलने वाली है, लास्ट जुलाई तक हो सकता है, मे भी हो सकता है कि आपके सामने आ जाए, क्योंकि जो अड़चने थी वो खत्म हो चुकी हैं आपके लेखपाल की भर्ती वैकेंसी पे। तो यूपी ट्रिपल एससी जो आयोग है आपका, वो पूरी तरह से एग्जाम के लिए तैयार भी हो चुका है। तो मे भी हो सकता है कि आपको लास्ट जुलाई तक इसका भी फॉर्म आपके सामने आ जाए। ठीक है, तो आप लोग तैयारी में कोई कसर मत छोड़िए, आप लोग जम के तैयारी करते रहिएगा, क्योंकि जो एग्जाम है वो अब आपके सामने धीरे धीरे जो कोरोना महामारी से निकलते हुए आपके सामने आने वाले हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ अभी सूचना है जैसी कि आपके लास्ट अगस्त में आपका जो है एग्जाम लगा हुआ है बीईओ का। ठीक है, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर का एग्जाम अभी लगा हुआ है। तो आप लोग उन सब की तैयारी बिल्कुल जोश के साथ करते रहिए और हमारे चैनल से आपको सभी प्रकार के एग्जाम की तैयारी की आपको सुविधाएं मिलती रहेंगी। तो हमारे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जो लोग नए चैनल के साथ हैं। और इस क्लास के अंत में अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके मुझे क्वेश्चंस, अगर क्वेरी हो या किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो क्वेश्चन आप मुझसे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की आपकी क्लास। तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि आपकी जो फॉर्म है वो सभी आ चुके हैं, तो आप लोग उस पर जो है फोकस भी करते रहिएगा। ठीक है, और साथ साथ पढ़ाई भी आप लोग करते रहिए, ताकि पहले ही अटेम्प्ट में आप एग्जाम को क्रैक कर जाएं। और जिनका अब कई अटेम्प्ट हो चुके हैं, एग्जाम नहीं निकला है, तो वो भी अब इस तैयारी के साथ में जोश के साथ में लग जाए, ताकि इस बार कोई भी एग्जाम आपसे रह न जाए, छूटे ना। ठीक है, तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, हम लोग टॉपिक जो पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे आपका कौन सा, राज्य विधान मंडल। कौन सा टॉपिक पढ़ रहे थे, राज्य विधान मंडल टॉपिक पढ़ रहे थे। देखिए, राज्य विधान मंडल टॉपिक हम आपको बताने जा रहे थे और ये एक आपका हिस्सा है किसकी, राज्य की कार्यपालिका का। किसका हिस्सा है, राज्य की कार्यपालिका का। ठीक है, और राज्य की कार्यपालिका का हेड कौन होता है, राज्य की कार्यपालिका का हेड होता है आपका राज्यपाल। कौन होता है, राज्यपाल होता है। उसके बाद में आपकी आती है विधान सभा और एक आपकी आती है विधान परिषद। विधान परिषद, ठीक है, और इन चीजों का जो उल्लेख किया गया है वो उल्लेख किया गया है अनुच्छेद
आपकी बात करें अनुच्छेद 168 में इनका उल्लेख किया गया है। ये चीज मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। मैं आपको ये चीजें बता चुका हूं कि अनुच्छेद 168 में विधानमंडल जो आपके है वो 3 लोगों से मिलकर बनी हुई है, राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद, ठीक है। उसके बाद में मैंने जिक्र किया कि राज्यपाल का क्या कार्य होता है, राज्यपाल कैसे कार्य करता है, एक राष्ट्रपति के रूप में कैसे कार्य करता है। जैसे सेंट्रल में राष्ट्रपति अपने सभी कार्यों को बहुत अच्छे ढंग से करता है, ठीक उसी प्रकार से राज्यों में जो राज्यपाल का दायित्व है वो राज्यों का राष्ट्रपति कह सकते हो आप लोग, उस प्रकार के कुछ उसके दायित्व दिए गए, ठीक है। राज्यों के राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत की जाती है, राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार की जाती है। कैसे राज्यपाल आपका कार्य करता है इसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। अब उसके बाद में मैंने आपको विधानसभा के बारे में बताया कि ये एक आपकी निम्न सदन है, जनता की सदन है, जनता के चुने हुए प्रत्यक्ष रूप से इस पे आपके सदस्य जाते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने बताई थी विधान परिषद के बारे में। तो विधान परिषद के लिए मैंने आपको बताया था कि अगर किसी भी राज्य में विधान परिषद की स्थापना करनी है तो विधानसभा में, कहां पर, विधानसभा में पहले बहुमत पारित हो, फिर उसके बाद में वो संसद पर जाती है जहां पर साधारण बहुमत से आपके संसद में जब विधेयक पारित हो जाता है तो उस राज्य में एक विधान परिषद की स्थापना कर दी जाती है, ठीक है। और विधान परिषद अभी तक अगर हम बात करें तो कितने राज्य हैं, केवल 7 राज्य हैं जहां पर विधान परिषद की क्या की गई है, आपकी स्थापना की गई है, ठीक है। अब वो 7 राज्य कौन कौन से हैं तो मैंने आपको बताया था जम्मू कश्मीर, उसके बाद में यूपी यानी उत्तर प्रदेश, उसके बाद में आपको बताया था बिहार, उसके बाद में कर्नाटक, फिर कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, फिर उसके बाद में तेलंगाना और फिर आपकी कौन सी, तेलंगाना और आपका महाराष्ट्र, ठीक है। ये राज्य हैं जहां पर आपके विधान परिषद का क्या किया गया है, स्थापना की गई है सॉरी विधान परिषद की स्थापना की गई है, ठीक है। ये आपके 7 राज्य हैं जहां पर आपके विधान परिषद बनी हुई है, ठीक है। 4 5 6 7, ठीक है। तो ये 7 राज्य हैं जहां पर आपकी विधान परिषद की स्थापना की गई। मैं आपको ये सारी चीजें बता चुका हूं, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया था कि कैसे जो है आपके इनका गठन किया गया, कितने सदस्य होते हैं, कहां से आपके नियुक्त किए जाते हैं, ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका था, ठीक है। आज आगे अगर जो हम चर्चा करने वाले हैं तो वो चर्चा करने वाले हैं कि आपके विधान परिषद कार्य कैसे करती है, उसकी क्या शक्तियां होती हैं और उनके क्या कार्य होते हैं, ठीक है। तो आज की जो क्लास है मेरी, जो सेकंड लेक्चर है आपका, इससे पहले वाला लेक्चर आप लोग देखिएगा तो आपको राज्य विधानमंडल बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आप मेरे वीडियो को देखिएगा जरूर, आपको ये सारी चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। तो आज मैं आपकी सामने चर्चा करने जा रहा हूं कि राज्य विधानमंडल हमारा कार्य कैसे करता है, इसके बारे में जो है आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, ठीक है। तो राज्य विधानमंडल हमारा कार्य कैसे कर सकता है, उसकी कार्य क्या होती है, उसकी शक्तियां क्या होती हैं, आज इसके बारे में हमारी पहली क्लास है, आपकी दूसरी क्लास है सॉरी। और इसमें अगर हम बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं विधायी शक्तियों की, यानी कि लेजिस्लेटिव पावर की बात करते हैं। तो राज्य विधानमंडल का जो लेजिस्लेटिव पावर है, उस लेजिस्लेटिव पावर में कहा गया है कि राज्य विधानमंडल को सामान्यतः उन सभी विषयों पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है जो राज्य सूची और समवर्ती सूची में दिए होते हैं। अर्थात राज्य विधानमंडल मतलब कि विधानसभा और विधान परिषद, लेकिन चूंकि 7 राज्यों में ही विधान परिषद की स्थापना की गई है तो इन 7 राज्यों की विधान परिषद को मिला ले, अन्यथा जहां पर केवल विधानसभा बनी है तो राज्यपाल और विधानसभा इन दोनों को मिलाकर के आपके विधानमंडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, राज्यपाल और विधानसभा इन दोनों को मिलाकर के विधानमंडल बना हुआ है। 7 राज्यों में स्थापित की गई है आपकी विधान परिषद, तो उसमें मिला लिया जाता है विधान परिषद को, ठीक है। तो राज्य विधानमंडल अर्थात विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल को आपकी शक्ति प्रदान की गई है कि वो राज्य के विषय में और कौन से समवर्ती सूची के विषय में आपके कानून बना सकते हैं। पहला पॉइंट बहुत अच्छे से सुनिएगा। देखिए, आपकी 3 सूचियों का उल्लेख किया गया है। पहली सूची है जिसे कहते हैं संघ सूची। क्या कहते हैं, संघ सूची। उसके बाद में दूसरी जो सूची आती है उसे कहा जाता है राज्य सूची, राज्य सूची। और तीसरी जो सूची आती है जिसे कहते हैं समवर्ती सूची। क्या कहते हैं, समवर्ती सूची।
ये जो समवर्ती सूची का प्रावधान है आपको मैं बता चुका हूं, फिर से एक बार बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है और कई एग्जाम में ये पूछा हुआ है। तो समवर्ती सूची का जो उल्लेख है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। पहली बात आप नोट कर लीजिए, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान में इसका उल्लेख किया गया है, ठीक है, और वहां से हमने अपने संविधान में इसको क्या किया है, इंक्लूड किया है। तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या क्या लिया है, पहले समवर्ती सूची ली है और दूसरी जो आपकी ली है वो प्रस्तावना की भाषा, यानी कि प्रस्तावना की भाषा जो प्रयोग की जाती है वो भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। दो चीज संविधान में आपके ऑस्ट्रेलिया से जुड़ी गई है, ठीक है। अब चर्चा करते हैं कि जो संघ सूची है, ये जो संघ सूची है इस पर सेंट्रल का हक होता है। संघ का मतलब क्या होता है, सेंट्रल, यानी कि कानून बनाने का सेंट्रल को अधिकार है किस पर, इस संघ सूची के विषय पर। अर्थात जितनी भी संघ के विषय होते हैं उन सभी विषयों पर जो कानून बनाने का अधिकार होता है वो संघ सूची को दिया गया है। और वर्तमान में संघ सूची में 101 विषय हैं। कितने हैं, 101 विषयों का उल्लेख किया गया है, ठीक है। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि संघ सूची में कितने विषयों का उल्लेख किया गया, ठीक है। अब एक आप मोटी सी बात समझ लीजिए, ऐसे मैं एक उदाहरण आपको बता दूं। अगर इंडियन आर्मी के लिए कोई भी कानून बनाना होगा तो कौन बनाएगा, संसद बनाएगी ना, क्योंकि वो किसका विषय है, इंडियन आर्मी किसका सब्जेक्ट है, इंडियन आर्मी सब्जेक्ट है आपके संघ का, ठीक है, यानी कि संघ का विषय। तो ऐसे ही जितने विषय आपके आते हैं उस पर जो कानून बनाने का अधिकार होता है वो किसका होता है, संघ सूची का होता है। और ये किसका विषय है, संघ का, सेंट्रल का है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और संसद मिलकर के इस पर कानून बनाएगी, ठीक है। जैसे अभी आपके सामने लेटेस्ट एक उदाहरण आया था, एनआरसी, आपने वर्ड सुना था CAB और फिर बाद में उसका नाम हो गया था CAA, ठीक है, यानी नागरिकता संबंधित जो विषय है वो किसका विषय है, संघ का विषय है, सेंट्रल का विषय है, ठीक है। उसके बाद में दूसरा जो सब्जेक्ट आता है वो आता है राज्य सूची। राज्य सूची जो है इस पर जो है 66 विषय हैं। कितने विषय हैं, 66 विषयों का उल्लेख किया गया है, ठीक है। कितने विषय, 66 विषय आपके बताए गए हैं, सब्जेक्ट बताए गए हैं जो राज्य सूची यानी स्टेट में आपके आते हैं, ठीक है। अब इसमें जैसे हम स्टेट की पुलिस की बात करें, अगर स्टेट की पुलिस के लिए हमें कोई कानून बनाना है तो कहां पर बनेगा, विधानमंडल में ही तो बनेगा। विधानमंडल अर्थात विधानसभा और राज्यपाल मिलकर आपके बनाएंगे, ठीक है। जहां पर विधान परिषद है वहां पर विधान परिषद को भी इंक्लूड कर लिया गया। तो विधान परिषद, विधानसभा और राज्यपाल, ये दोनों मिलकर, तीनों मिलकर के जो कानून बनाते हैं वो राज्य सूची का विषय हो जाता है, ठीक है। उसके बाद में तीसरी जो सूची है जिसे कहते हैं समवर्ती सूची। कौन सी सूची कहते हैं, समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में आपके पहले तो विषय सुन लीजिए हैं 52। कितने विषय हैं, 52, यानी कि 52 विषय आपके उल्लिखित किए गए हैं। और समवर्ती सूची में सेंट्रल और स्टेट दोनों आपस में मिलकर के आपके कानून बनाने का कार्य करते हैं, ठीक है। दोनों आपस में क्या होते हैं, मिलते हैं और मिलने के बाद कानून बनाने का कार्य करते हैं, ठीक है। तो ये समवर्ती सूची है आपकी, जिस पर सेंट्रल और स्टेट आपस में मिलकर के कानून बनाने का कार्य करते हैं। लेकिन एक पॉइंट याद रखिएगा, अगर स्टेट और सेंट्रल के कानून बनाने में विरोध हो जाए तो सेंट्रल का कानून ही क्या होगा, मान्य होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको समझने के विषय की जरूरत है। देखिए, संघ सूची में सेंट्रल अपना विषय बनाती है, राज्य इंटरफेयर नहीं करती। राज्य सूची में राज्य अपना विषय बनाती है, सेंट्रल इंटरफेयर नहीं करती है। कुछ मामलों में है जिसमें इंटरफेयर है, वो मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। लेकिन ज्यादातर मामलों में स्टेट अपना कानून बनाती है और उसमें सेंट्रल का इंटरफेयर नहीं होता। लेकिन जब कभी भी समवर्ती सूची में कानून बनाया जाता है और विरोध की देखिए, समवर्ती सूची में संघ अपना कानून बनाएगा और राज्य अपना कानून बनाएगा, दोनों आपस में मिलकर के बनाएंगे। लेकिन जब कभी भी विरोध की स्थिति पैदा हो जाए तो संघ का कानून ही मान्य होगा, स्टेट का कानून मान्य नहीं होता है, ठीक है। स्टेट का कानून मान्य नहीं होता है, किसका मान्य होगा, सेंट्रल का ही कानून आपका मान्य होगा, ठीक है। तो ये है समवर्ती सूची। क्लियर है, आई थिंक ये तीनों सूचियां आपको क्लियर हो गई होंगी, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अब जैसे आप लोगों ने एक उदाहरण में दे दूं, आपने सुना होगा मनरेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना। ये एक स्कीम है जो समवर्ती सूची के विषय के अंतर्गत आती है।
अर्थात इस पर सेंट्रल भी कानून बना सकता है और स्टेट भी अपने कानून को जाहिर कर सकता है। ठीक है, इस पर जो पैसा लगता है वो सेंट्रल की तरफ से 90 रुपए और स्टेट की तरफ से आपके 10 रुपए, यानी कि 9:1 का रेशियो जो है इसमें इंगित किया गया है। मतलब अगर 90 रुपए हमारा सेंट्रल खर्च करेगी तो 10 रुपए स्टेट खर्च करेगी। और ऐसा जो टॉपिक बन के आता है वो किसका विषय हो जाता है, वो समवर्ती सूची का विषय हो जाता है। क्लियर? आई थिंक ये तीनों सूचियां आपकी समझ में आ गई होंगी। तो उसी तीनों सूचियों में विधायी शक्तियों में कहा गया है कि राज्य विधानमंडल को सामान्यतः उन सभी विषयों पर शक्ति प्रदान की गई है जो राज्य सूची और समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। लेकिन देखिए वही परंतु शब्द जुड़ गया, परंतु समवर्ती सूची के विषय पर राज्य विधानमंडल द्वारा निर्मित कोई विधि यदि उस विषय पर संसद द्वारा निर्मित विधि के विरुद्ध हो तो राज्य विधानमंडल द्वारा निर्मित विधि को मान्य नहीं किया जाएगा। अर्थात सेंट्रल गवर्नमेंट अगर कोई कानून उस पर बना दे, ये संसद सेंट्रल ही तो है आपका, पार्लियामेंट ही तो है आपका, अगर पार्लियामेंट आपका कोई कानून बना देती है तो पार्लियामेंट जो है का कानून आपका मान्य होगा, स्टेट का विधानमंडल का कानून मान्य नहीं होगा। क्लियर? ये चीजें सबको समझ में आ गई? जो मैंने बात कही थी देखिए वही बात सामने आ गई। ठीक है, क्या कह रहा है कि राज्य यदि किसी विषय पर कानून आपका बनाता है और उस पर संसद इंटरफेयर कर देती है, किस विषय पर? समवर्ती सूची पर। यह पॉइंट याद रखिएगा, समवर्ती सूची पर राज्य विधानमंडल द्वारा कोई विधि निर्मित होती है, उस विषय पर संसद भी कोई विधि बना देती है, तो किसका मान्य होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट यानी संसद का, पार्लियामेंट का मान्य होगा, स्टेट का मान्य नहीं होगा। क्लियर है? ओके, अगला पॉइंट की तरफ आते हैं। अगला पॉइंट आपसे कह रहा है कुछ विधेयक राज्य विधानमंडल में प्रस्तावित किए जाने से पूर्व उन पर राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक होती है। ठीक है, अनुच्छेद 304 हमारा कह रहा है, अनुच्छेद 304 हमारा क्या कह रहा है कि कुछ विधेयक ऐसे हैं जिस पर हमें राष्ट्रपति से पूर्व ही क्या करनी पड़ती है? आपकी स्वीकृति लेनी पड़ती है। देखिए राष्ट्रपति क्या है? मेन आपका पूरे भारत का संविधान का सबसे हेड माना जाता है। उसी हेड के तौर पर राष्ट्रपति जो है राज्यों में हेड के रूप में किसको नियुक्त करता है? राज्यपाल को नियुक्त करता है। ठीक है, अब किसी जगह पर आपके व्यापार से संबंधित, मतलब स्टेट टू स्टेट के बीच में व्यापार है, अगर मान लो दोनों के बीच में कुछ झगड़ा हो जाए तो एक स्टेट का कानून अलग है, एक स्टेट का कानून अलग है। अब ऐसी जब कंडीशन आ जाए तो उस पर सेंट्रल को क्या करना पड़ेगा? आना पड़ेगा। तो इसीलिए यहां पर कहा गया अनुच्छेद 304 में कि कुछ विधेयक ऐसे हैं जिस पर हमें राष्ट्रपति की अनुमति लेनी क्या है? आपकी जरूरी है, आवश्यक है। ऐसे विधेयक जिनका संबंध राज्य के भीतर या विभिन्न राज्यों के बीच व्यापार, वाणिज्य यानी कि कॉमर्शियल आपका और एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, आने जाने की स्वतंत्रता पर रोक लगाने से है। मतलब कि अगर कहीं पर राज्य विधानमंडल में ऐसी रोक लगी है कि हम एक दूसरे जगह पे आ जा नहीं सकते हैं तो वहां पर राष्ट्रपति की अनुमति लेना आवश्यक है। आपने देखा होगा धारा 370 या अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर में, तो जब ऐसी कंडीशन थी आपकी तब क्या था? राज्यपाल से, वहां के राज्यपाल से, मतलब राष्ट्रपति से, प्रतिनिधित्व करता राज्यपाल से परमिशन लेनी आवश्यक थी। व्यापार करने के लिए भी परमिशन लेनी आवश्यक थी और आने जाने के लिए भी क्या था? परमिशन लेनी आवश्यक थी। तो ऐसी जगहों पर आपका जो है रोक टोक लगाया जा सकता है। क्लियर है? इतनी चीज समझ में आ गई होगी। अच्छा, अगला पॉइंट यहां पर कह रहा है कि यदि राज्यसभा में राज्य सूची के किसी विषय के संबंध में 2/3 बहुमत से कोई प्रस्ताव पारित हो जाए तो राष्ट्रहित में संसद को इस विषय पर कानून बनाना चाहिए। तो संसद राज्य सूची के उस विषय पर कानून बना सकती है, अनुच्छेद 249। मतलब समझिए, राज्य सूची में कानून बनाने का अधिकार किसको दिया गया? कानून बनाने का अधिकार हमारे स्टेट को दिया गया है, यानी स्टेट आपके अनुच्छेद, आपकी राज्य सूची में कानून बना सकता है। ठीक है, लेकिन अनुच्छेद 249 हमारा क्या कह रहा है? अनुच्छेद 249 कह रहा है कि यदि किसी विषय पर कानून बनाना चाहे संसद, कौन बनाना चाहे?
संसद राज्यसभा आपकी कानून बनाना चाहे तो आपके हित में, राष्ट्र हित के लिए संसद कानून बना सकती है राज्य सूची पर विषय डाल के। मतलब राज्य सूची के विषय पर राज्यसभा या संसद आपकी 2/3 बहुमत से कानून बनाने का अधिकार रखती है। मतलब आप समझ सकते हैं ना, केवल देखिए सेंट्रल में स्टेट नहीं घुस सकती, मतलब सेंट्रल के टॉपिक पर स्टेट गवर्नमेंट कानून नहीं बना सकती, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के विषय पर सेंट्रल कानून बना सकती है। और ये कौन सा अनुच्छेद हमारा बताता है? अनुच्छेद 249 हमारे ये बात कहता है। बात समझे कि नहीं समझे? अनुच्छेद 249 हमारा क्या कहता है? कहता है कि सेंट्रल हमारा स्टेट के सब्जेक्ट पर कानून बना सकता है। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे आई होप। ठीक है, क्या क्या? राज्य विधानमंडल कानून बनाने की शक्ति रखता है। किस पे कानून बना सकता है? राज्य विधानसभा पे आपकी राज्य संवर्ती सूची पर बना सकता है। और आपके देखिए मैं साफ कर देता हूं, एक एक चीज समझा चुका हूं, फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं यहां पर। देखिए क्या कह रहा है? राज्य विधानमंडल को सामान्यतः उन सभी विषयों पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है जो राज्य सूची और संवर्ती सूची में दिए गए, परंतु संवर्ती सूची में विषय पर राज्य विधानमंडल कानून बना सकती है और संसद भी अगर उस पर कानून बना सकती है तो संसद का कानून मान्य होगा, विधानमंडल का कानून मान्य नहीं होगा। ठीक, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि कुछ विधेयक पर विधानमंडल में प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति की परमिशन जरूरी है। और राष्ट्रपति की परमिशन कहां जरूरी है? राष्ट्रपति की परमिशन जरूरी है ऐसे विधेयकों पर जो आपके दो राज्यों के बीच में हो, आने जाने से संबंधित हो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से संबंधित हो, कोई कॉमर्शियल मुद्दा हो, ठीक है, रहने और आने जाने से संबंधित हो। तो अनुच्छेद 304 हमारा कहता है कि ऐसे विषयों पर पूर्व में ही राष्ट्रपति से क्या लेनी पड़ेगी? हमें परमिशन लेनी जरूरी है। ठीक, उसके बाद में अगला का पॉइंट क्या कह रहा है? अगला पॉइंट कह रहा है कि यदि राज्य सूची के किसी विषय के संबंध में 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित हो जाए और संसद जो है राष्ट्रहित पर क्या कर सकती है? कानून बना सकती है, राज्य सूची पर कानून बना सकती है। मतलब सेंट्रल स्टेट के सब्जेक्ट में इन्वॉल्व हो सकती है, लेकिन स्टेट सेंट्रल के सब्जेक्ट में इन्वॉल्व नहीं हो सकती है। क्लियर है? इतनी चीज आई आपको समझ में आई होगी। तो ये विधायी शक्तियां हैं जो आपकी प्राप्त है, किसको? आपकी विधानसभा को, राज्य विधान मंडल को प्राप्त है। ठीक है, अब यहां मैं राज्य विधान मंडल और विधानसभा क्यों बोल रहा हूं? राज्य विधान मंडल में राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद तीनों एक साथ शामिल होती हैं और यही तीनों मिलकर के राज्य में क्या करती हैं? कानून बनाने का कार्य करती हैं। तो यहां पर जो कार्य है वो राज्य विधान मंडल का है। क्लियर है? इतनी चीज समझ में आ गई होगी आई होप सबको। ठीक, अगले टॉपिक की तरफ आते हैं। तो अगला शक्ति है आपकी प्रशासनिक शक्ति। ठीक है, प्रशासन संबंधी क्या शक्ति दी गई है? तो राज्य विधानमंडल को प्रशासन संबंधी शक्ति दी गई है कि जो कार्यपालिका है, क्या है आपकी? कार्यपालिका। लेकिन ये कार्यपालिका स्टेट की कार्यपालिका है आपकी, यानी कि सेंट्रल की कार्यपालिका अलग होती है और स्टेट की कार्यपालिका अलग होती है। मैंने बताया था दोहरी शासन व्यवस्था, मतलब जैसी शासन व्यवस्था सेंट्रल से आ रही है वही शासन व्यवस्था हमारी स्टेट में लगी हुई है, लेकिन सेंट्रल की ज्यादा मान्य रखती है, ज्यादा वैल्यूएबल होती है और स्टेट की कम वैल्यूएबल होती है। ठीक है, स्टेट की स्टेट में ही सीमित रहती है, जबकि सेंट्रल की पूरे भारतवर्ष में आपकी लगती है कानून व्यवस्था। ठीक है, तो यहां पर जो कार्यपालिका है यानी स्टेट की जो कार्यपालिका है, वो स्टेट की कार्यपालिका जो है वो पूरी आपकी जिम्मेदार होती है। किसके लिए? विधानमंडल के लिए जिम्मेदार होती है। अब विधानमंडल क्यों जिम्मेदार होती है? अगर हम मंत्रिपरिषद की बात करें या कार्यपालिका में आपकी जो मंत्रिपरिषद बनी होती है, क्या बनी होती है? मंत्रिपरिषद। ठीक है, क्या बनी होती है? मंत्रिपरिषद। तो ये जो मंत्रिपरिषद स्टेट में आपकी बनी होती है, इसकी अगर हम बात करें तो व्यक्तिगत रूप से अगर बात करें तो वो किसके लिए कार्य करती है? व्यक्तिगत रूप से कार्य करती है राज्यपाल के लिए। किसके लिए? राज्यपाल। यानी राज्यपाल को सहायता प्रदान करने के लिए मंत्रिपरिषद की स्थापना की गई है। ये पॉइंट मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, तो राज्य व्यक्तिगत रूप से किसके लिए कार्य करते हैं? राज्यपाल के लिए। इसीलिए जो मंत्रिपरिषद है वो व्यक्तिगत रूप से किसके लिए जिम्मेदार है? राज्यपाल के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, अगर हम बात करें कि इस मंत्रिपरिषद की नियुक्ति होती कहां से है, तो मंत्रिपरिषद की नियुक्ति होती कहां से? विधानसभा से। कहां से नियुक्ति होती है? विधानसभा से। अर्थात जिस पार्टी को
या जिस दल को हमारी विधानसभा में मिला बहुमत उसी दल के नेता को बनाया गया मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री ने जहां सिफारिश की, जिन लोगों की सिफारिश की, उन लोगों को शामिल किया गया मंत्रिपरिषद में। बात समझिए, बहुत मोटी सी बात बता रहा हूं मैं आपको, और इतना ज्यादा उलझी हुई चीज नहीं है, ठीक है। जिस नेता को यानी जिस पार्टी को विधानसभा में बहुमत मिल गया, बात समझिए, जिस पार्टी को विधानसभा में मिला बहुमत, उस पार्टी का जो नेता होगा उसे राज्यपाल नियुक्त करेगा, क्या? मुख्यमंत्री। अब मुख्यमंत्री जिसे चाहेगा उसे इस मंत्रिपरिषद में क्या करेगा? शामिल करेगा। बात समझे कि नहीं समझे? ठीक है। लेकिन इसकी जो नियुक्ति जो हो रही है इन मंत्रिपरिषदों की, वो नियुक्ति किस पर बेस्ड है? विधानसभा पे ही तो बेस्ड है। अगर विधानसभा में बहुमत नहीं मिला होता तो मंत्रिपरिषद का निर्माण नहीं हुआ होता। सीधी सी बात है, ठीक है। तो जो कि बेस हमारा किस पर है? विधानसभा पे बेस है। इसीलिए ये पूरा मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके लिए जिम्मेदार होता है? विधानसभा के लिए जिम्मेदार होता है, ठीक है। और ये जो कार्यपालिका है इसका काम होता है नियम और कानून को बनाना। उसे व्यवस्थापिका यानी कि विधानसभा और विधान परिषद में जब तक पारित नहीं कराया जाएगा तब तक वो कानून का रूप धारण नहीं करेगा। बात समझे कि नहीं समझे? इसीलिए इस मंत्रिपरिषद को सामूहिक जिम्मेदारी दी गई है किसकी? विधानसभा की। व्यक्तिगत जिम्मेदारी दी गई है राज्यपाल की। क्लियर है? इतनी चीज बताई मैंने आपको। अब बात समझिए, पॉइंट्स में क्या लिखा हुआ है? पॉइंट्स में लिखा हुआ है कि राज्य विधानमंडल को कार्यपालिका पर नियंत्रण रखने की शक्ति प्राप्त है। यानी कि राज्य विधानमंडल में तीनों आ गए आपके। कौन कौन से तीन आ गए? राज्यपाल, विधानसभा और जहां पर विधान परिषद बनी है तो विधान परिषद। इन तीनों की बात हो गई यहां पर। और इन तीनों को कार्यपालिका यानी मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण रखने की शक्ति प्राप्त है। मैंने जिम्मेदारी बता दी आपकी किसकी होती है? विधानसभा की जिम्मेदारी होती है। व्यक्तिगत जिम्मेदारी किसकी होती है? राज्यपाल की। यानी कि दोनों ही एक दूसरे के पूरक तो हैं आपके। अगर राज्यपाल हमारा सहमति न दे तो राज्यपाल की तरफ से जाएंगे व्यक्तिगत रूप से। अगर सामूहिकता की बात करें तो विधानसभा की तरफ से चले जाएंगे। तो विधानमंडल की ही तो जिम्मेदारी है आपकी, विधानमंडल की ईश्वर शक्ति है आपके, ठीक है। तो नियंत्रण करने की शक्ति प्राप्त है किसको? विधानमंडल को। राज्य मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व रखता है। मैंने अभी पॉइंट बताया आपको कि राज्य विधानमंडल आपके सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व रखता है किसके लिए? आपके कार्यपालिका में, ठीक है। तो मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। अतः मंत्रिपरिषद तभी तक अपने पद पर बना रह सकता है जब तक उसे विधानसभा में बहुमत प्राप्त हो। मैंने अभी बताया था कि जिस पार्टी को विधानसभा में मिलेगा बहुमत, उसी बहुमत दल का नेता बनेगा मुख्यमंत्री और उसी की सिफारिश पर अन्य मंत्री बनेंगे आपके। अन्य मंत्री आपके क्या होंगे? मंत्रिपरिषद के सदस्य होंगे, ठीक है। अगला पॉइंट कह रहा है यदि विधानसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद को क्या करना पड़ता है? त्यागपत्र देना पड़ता है। मतलब ऐसा कुछ पारित हो जाए कि संपूर्ण मंत्रिपरिषद आपकी त्यागपत्र दे दे तो इसका मतलब यह है कि वो मंत्रिपरिषद विधानसभा में अपना विश्वास खो चुकी है और उसके खिलाफ एक प्रस्ताव पारित हो चुका है जिसे कहते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन, यानी कि अविश्वास प्रस्ताव, ठीक है। क्या कहते हैं? अविश्वास प्रस्ताव उसको जो है कहा जाता है। क्लियर है?